नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबर झांसी से, जहां लापरवाही का लाक्षागृह बना झांसी मेडिकल कॉलेज और 6 नवजात का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया, उनका कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार कौन ले गया 6 नवजात शिशु? सवाल ये है। जिला प्रशासन का दावा है कि 10 नवजात की शिनाख्त हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज में 16 नवजात का इलाज चल रहा है, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं 22 ये मासूम, जिसमें से 8 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुल मिलाकर 12 नवजात बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 1 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है। मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है। तो बड़ी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। तो झांसी में प्राणवायु ने ही 10 नवजातों की जिंदगी छीन ली, मासूम बच्चों की। शुरुआती जांच में मेडिकल कॉलेज की लापरवाही सामने आई है और एसएनसीयू में, यानी जो एसएनसीयू है, उसमें उपकरणों के अत्यधिक लोड बढ़ने से ये शॉर्ट सर्किट हुआ और उसका खामियाजा कई जिंदगियों पर पड़ा। उन मासूमों पे पड़ा जिन्होंने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी, दुनिया को देखा भी नहीं था, उससे पहले वो दुनिया से चले गए। सूत्रों के मुताबिक क्षमता से अधिक बच्चों को भर्ती किया गया था। लगातार चलाने पड़ रहे थे जीवन रक्षक उपकरण, मॉनिटरिंग मशीन भी लगातार चल रही थी। और झांसी से मोहसिन हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मोहसिन, अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, चीजें सामने आ रही हैं और तस्वीर यही उभर रही है कि एक बड़ी लापरवाही जिस सिस्टम की, और उसी के चलते इतनी बच्चों की जान गई। देखिए, बिल्कुल राजेश, जो लापरवाही का लाक्षागृह बना है झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, उसमें सबसे बड़ा फेलियर जो है वो मेडिकल कॉलेज प्रशासन का सामने आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए बेहतरीन बजट दे रही है, बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से तमाम कोशिशें करने के बावजूद जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है या जो अधीनस्थ लोग हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाते हैं और वही लापरवाही महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में सामने आई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ क्षमता से अधिक जो है बच्चों को भर्ती किया गया था इस एसएनसीयू वार्ड में, और एक बेड पर कम से कम 5 से 6 बच्चों को भर्ती किया गया था। और उसी की ये वजह थी कि जो ऑक्सीजन सपोर्ट था वो ज़्यादा देना पड़ रहा था। यहाँ मैं आपको बता दूं और अपने दर्शकों को भी कि जब किसी भी एसएनसीयू वार्ड में किसी नवजात को भर्ती किया जाता है तो उसे पीने की शिकायत होने पर या निमोनिया की शिकायत होने पर या फिर ऑक्सीजन प्रॉब्लम होने पर उसे एडमिट किया जाता है और उसमें वार्मर भी लगाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जो उपकरण है वो चलाए जाते हैं। और यहाँ पर जो जीवन रक्षण उपकरण है वो लगातार चलाए जा रहे थे और इसके साथ ही मॉनिटरिंग मशीन भी लगातार काम कर रही थी। उसके लोड को कम नहीं किया गया है, लेकिन अमूमन ये होता है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे चलने के बाद उस लोड को कम किया जाता है ताकि जो उपकरण है वो कम से कम थोड़े से ठंडे हो जाए, क्योंकि उनकी जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जीवन रक्षक उपकरण लगातार चल रहे थे, तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि लोड अधिक होने की वजह से उसकी तपिश से जो है अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ इन उपकरणों में और उस शॉर्ट सर्किट की चपेट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गया और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने के बाद जो ऑक्सीजन का रिसाव शुरू हुआ, उसके बाद जो था उस एक छोटी सी चिंगारी ने इतनी विकराल आग का रूप धारण कर लिया। देखिए, ऑक्सीजन जो है वो बहुत तेजी के साथ उसकी आग फैलती है और वो पूरी की पूरी तरह से जलकर खाक कर देती है। तकरीबन 5 से 10 मिनट की इस आग ने 10 जिंदगी को लील लिया। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है मेडिकल कॉलेज प्रशासन की इस तरह बन जाती है कि जब आपको पता था कि आपके जीवन रक्षक उपकरण लगातार चल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर तय की जानी चाहिए थी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो स्टाफ नर्सिंग है, उन्हें कम से कम उस लोड को कम करना चाहिए था, उन्हें उपकरणों को बंद करना चाहिए था। अगर उन जीवन रक्षक उपकरणों को 3 से 4 घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता तो हो सकता है कि इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और इसी बीच में कई सुलगते हुए सवाल भी जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार इन मासूम जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जो 10 मासूम बच्चों की जान गई है,
है। वो 6 बच्चों को कौन ले गया है इसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया और ना ही पुलिस की ओर से इस पर कोई अभी अग्रिम कार्रवाई की गई है कि 6 बच्चे आखिर हैं तो फिर हैं कहाँ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसएनसीयू वार्ड है उसके पिछले हिस्से का जहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट था, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों की मौतें हुई, उसके पीछे के दरवाजे को क्यों बंद किया गया था। आखिरकार जो वहाँ पर फायर इक्विपमेंट लगे हुए थे उन्होंने काम क्यों नहीं किया है, फायर एक्सटिंग्विशन ने काम क्यों नहीं किया। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं लेकिन किसी को जवाब नहीं मिल रहा है। ये तो मान रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है लेकिन कोई भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ। उधर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इसमें डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा, जबकि जो झांसी मंडल के मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे उन्होंने तकरीबन पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ से लंबी पूछताछ की है, उनके बयान दर्ज किए और उसके बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब इंतजार यह है कि शासन की ओर से इसमें क्या कार्रवाई होती है, किसके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाती है और कौन इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार है, वो खुलकर कब तक सामने आता है। और बड़ी बात ये मोहसिन, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अत्यधिक उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा था, फायर सेफ्टी के बेहतर इंतजाम नहीं थे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो भी एक्सपायर हो चुके थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि समय समय पे हम देखते हैं कभी डीएम ने निरीक्षण किया, कभी सीएमओ ने निरीक्षण किया, कभी मंत्री जी पहुंच जाते हैं, कभी कोई और अधिकारी पहुंच जाता है, कभी ऑडिट किया जाता है फायर सेफ्टी का, कभी मॉक ड्रिल की जाती है। तो ये सब क्या फोटो सेशन के लिए होता है? जमीन पे नहीं देखा जाता कि कहां पे क्या व्यवस्था है, क्या हालात है और कैसे उसमें सुधार किया जाए? सिर्फ फोटो खिंचवाई, टीवी में आ गए, अखबार में आ गए और अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए राजेश, झांसी में हुए इस हादसे के बाद न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रियलिटी चेक किया और उस रियलिटी चेक में और इस हादसे के बाद ये तस्वीर तो खुलकर सामने आ गई है कि ये तमाम चीज़ें जो होती है, चाहे मॉक ड्रिल की बात करें, चाहे ऑडिट करने की बात करें, या लगातार जो मंत्री हों चाहे फिर आला अधिकारी हों जो निरीक्षण करते हैं सरकारी अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेजेस का, वो केवल एक दिखावे का होता, फोटो सेशन के लिए होता। अगर कहीं व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होती हैं तो वो फिर इस तरह के हादसों को दावत नहीं देती हैं। अगर यहाँ पर झांसी मेडिकल कॉलेज जो है, जो अपने आप में वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी देने का दावा करता है, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात और है राजेश कि यहाँ पर 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस को एक नई जो केयर यूनिट है उसका उद्घाटन होना था, उसका शुभारंभ होना था, लेकिन उस केयर यूनिट का शुभारंभ नहीं किया गया है। और जहाँ तक कि एक सबसे बड़ी लापरवाही है कि पिछले 6 से 8 महीने से इस केयर यूनिट को आने वाला जो रास्ता है पूरी जर्जर हालत में, वो आज तक ठीक नहीं कराया गया, जबकि बजट आ जाता, वो बजट आखिर कहाँ जाता है। और इस जो झांसी का ये महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है और बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है, वर्ल्ड क्लास की मेडिकल फैसिलिटी देने का दावा करता है और एक कार्यवाहक प्रिंसिपल के दम पर चल रहा है। पिछले एक लंबे समय से कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन सेंगर यहाँ पर मठाधीश बने हुए हैं और वो अपनी मठाधीशी चला रहा है। आज तक यहाँ परमानेंट प्रिंसिपल अभी तक नहीं मिला, तो यानी कि कुल मिलाकर उनके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है और गुस्से का इजहार लोग इसी तरह से कल कर रहे थे। लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन अब तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। जो स्थानीय जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, वो अब इन सब चीज़ों को मैनेज करने में जुटा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नवजात बच्चों की, तो जो 16 बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिट है उनमें से 4 की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। 22 बच्चे जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं उनमें से 8 की हालत गंभीर बनी हुई है, यानी कि 12 बच्चे अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और ये क्रिटिकल कंडीशन से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे के अलावा जो तमाम पूरा अमला है इसमें लगा हुआ है, लेकिन अभी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो बच्चे कहाँ गए हैं। देखिए राजेश, हुआ ये था कि शुक्रवार को जब ये हादसा हुआ था उसके बाद में जब अफरा तफरी का माहौल बना था, तो जिसके हाथ में जो बच्चा लगा वो लेकर वहाँ से चल गया। कुछ ने बच्चे वापस भी किए हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को और पहुँचा दें कि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रहा है कि शुक्रवार को शाम में 5 बजे, जिस दिन ये हादसा हुआ है रात में 10:30 बजे के आसपास, उससे तकरीबन 5 घंटे पहले शाम को 5 बजे भी एक शॉर्ट सर्किट वहाँ पर हुआ था और उसमें चिंगारी उठी थी, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और उस पर लापरवाही बरती। अब नतीजा ये हुआ कि रात में तकरीबन 10:30 बजे वो चिंगारी एक विकराल रूप धारण कर गई और 10 नवजातों की जिंदगी को लील गई, जिन्हें दुनिया में आंखें खोलनी थी, जिन्हें किलकारियां जिनके आंगन में गूंजनी थी, उन आंगन की किलकारियां खत्म हो गई। बिल्कुल मोहसिन, वो बच्चे जिन्होंने दुनिया को अभी देखा भी नहीं था, ठीक से आंखें भी नहीं खुली थी, उन्होंने पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये अपने आप में कई सवाल उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मोहसिन कि वो 6 बच्चे जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि वो कहाँ हैं। जगह जगह सीसीटीवी थे, तमाम मेडिकल स्टाफ था, हालांकि उस वक्त वो भाग गए अपनी जान बचाने के लिए और बच्चों को वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर वो 6 बच्चे कहाँ हैं।
बिल्कुल राजेश, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने होंगे और इन्हीं सवाल जो है न्यूज़ वन इंडिया भी कर रहा है, क्योंकि सुलगते हुए सवालों में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आखिरकार वो 6 नवजात बच्चे कहाँ हैं, वो 6 नवजात कहाँ हैं जो किसी के घर आंगन की खुशियां हैं, जो किसी के घर आंगन की किलकारियां हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से अभी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे उन बच्चों का पता लगाया जा सके। हाँ, 3 लोग ऐसे ज़रूर जो है कल आए थे स्वास्थ्य विभाग के सामने और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जब आनन फानन में अफरा तफरी का माहौल बना और ये आग लगी, उसके बाद में जिसके हाथ में जो बच्चा आया उन्होंने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की। दरअसल उनका मकसद ये था और मंशा ये थी कि भले ही उनका बच्चा उनकी गोद में ना हो, उन्हें केवल एक किलकारी सुनाई दी, एक आवाज़ सुनाई दी रोने की उस मासूम की, और उस मासूम की ज़िंदगी को बचाने के लिए उन्होंने बच्चे को उठा लिया और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये बच्चा उनका नहीं है तो उन्होंने वापस वो सुपुर्द जो है वो सरकारी महकमे को कर दिया, स्वास्थ्य महकमे को कर दिया। और 3 परिवार ऐसे सामने आए निकलकर जिनको उनके परिवार में वो बच्चे मिल गए, उनकी खुशियाँ लौट आई हैं। लेकिन 6 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो बच्चे कहाँ हैं। क्या वो बच्चे उन 22 बच्चों में शामिल हैं जो अन्य अस्पतालों में अलग अलग भर्ती कराए गए हैं? क्या वो 6 बच्चे कहीं और तो नहीं है? क्या उन 6 बच्चों के साथ तो कोई अनहोनी नहीं हो गई है? इन तमाम सवालों के जवाब है। और इस बीच में जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान भी आया है कि अगर बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पाती है तो फिर डीएनए कराया जाएगा और डीएनए कराने के बाद तस्वीर साफ होगी कि कौन सा बच्चा किसका है। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो ये होनी चाहिए कि वो 6 बच्चों के उन परिवारों के जो चश्मो चिराग है उनका पता लगाना चाहिए कि आखिरकार वो हैं तो हैं कहाँ, उनकी गुमशुदगी दर्ज हुई है या नहीं हुई है, और उसके लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्या कोई ठोस कदम उठाए गए हैं या नहीं उठाए गए हैं। जहाँ तक हाँ एक चीज़ और है राजेश, सीसीटीवी को लेकर एक बहुत बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। एसएनसीयू में सीसीटीवी कैमराज थे या नहीं थे, अगर थे सही थे या खराब थे, इसको लेकर भी अभी कोई जवाब देने के लिए स्वास्थ्य महकमा तैयार नहीं है, क्योंकि अभी इस तरह की कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आई है एसएनसीयू वार्ड की या एसएनसीयू वार्ड से बाहर निकलते हुए कि आखिरकार कौन इंसान जो है बच्चा लेकर बाहर जा रहा है, किस किसने बच्चों को बचाया है। कुछ लोग निकलकर ज़रूर सामने आए थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने खिड़की तोड़कर बच्चों को बचाया है। बाद में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ आया, तो कुल मिलाकर सीसीटीवी को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि तीसरी आंख पर कहीं किसी ने कोई पट्टी तो नहीं बांधती है, क्या तीसरी आंख पर पट्टी बांधने की कोशिश तो नहीं की गई है, क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है कुछ तथ्यों को छुपा तो नहीं रहा है। ये तमाम सवालात हैं और उन सवालातों के जो जवाब हैं स्वास्थ्य महकमे को देने होंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं और जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए। यहाँ तक कि जो CFO है राजकिशोर राय, वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने तकरीबन जो है फरवरी 2024 में इसका ऑडिट किया था और जून 2024 में मॉक ड्रिल हुई थी। तो जो राजेश आपने शुरुआत में सवाल किया था, उस सवाल में सबसे बड़ा जो जवाब है वो यही है कि अगर मॉक ड्रिल हुई है और अगर इस तरह से जो है ऑडिट किया गया है तो फिर ये चूक कैसे हो गई, फायर सेफ्टी अलार्म क्यों नहीं बजा। आग लगने पे हमेशा फायर सेफ्टी अलार्म बजता है, लेकिन वो क्यों नहीं बजा। अपने पीछे वाली गाड़ी को जरा साइड दे दो। हाँ, ये शायद आपको डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा ध्यान से। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा मोहसिन कि जिस तरह के जो अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत बताया जा रहा है कि अभी बहुत ज्यादा गंभीर है, और जो 10 नवजात थे क्या उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है? देखिए राजेश, कल देर रात तक जो है लगातार जो ज़िला प्रशासन है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन है वो इसी पसोपेश में था और इसी जद्दोजहद में था कि जो ये 10 मृतक नवजात हैं आखिरकार इनके जो माता पिता हैं वो कौन है। तो इसको लेकर जब दोपहर तक तो स्थिति ये साफ हुई थी कि 5 नवजात बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ था और उसमें दावा किया गया था कि 5 की शिनाख्त हो गई है। और देर रात में हमारी जब ज़िला अधिकारी हैं यहाँ के झांसी के, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये दावा किया और ये बाकायदा मीडिया में बयान दिया कि 10 के 10 बच्चों जो नवजात थे उनकी शिनाख्त हो गई है। और कल जो है सभी का पुलिस की निगरानी में और पुलिस सुरक्षा के बीच में सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआत में ये सामने आया कि 70% जलने की वजह से वो बच्चे झुलस गए हैं। तो ये दावा तो जिला प्रशासन की ओर से कर दिया गया है कि 10 नवजात मृतक बच्चों की शिनाख्त हो गई है और उन सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन अभी भी 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि 4 बच्चे तो उनमें से मेडिकल कॉलेज में है, क्योंकि 16 की वहाँ एडमिट होने की बात कही जा रही है और 22 अलग एडमिट होने की बात बताई जा रही है, जिसमें से 8 की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका लगातार इलाज चल रहा है, लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सवाल कई अभी भी आकर खड़े हो रहे हैं कि आपने जो है एसएनसीयू वार्ड में जब आपके पास इतनी क्षमता नहीं थी, आपने 54 बच्चों को वहाँ एडमिट कर दिया, एक बेड पर आपने 5 से 6 बच्चों को वहाँ पर भर्ती कर दिया, जबकि जो आपका वार्ड नंबर 5 है जहाँ अब
बच्चों को जब इस हादसा हुआ और उस हादसा होने के बाद में जो बच्चे घायल हुए हैं, जब उन्हें इमरजेंसी के वार्ड नंबर अब 5 में भर्ती किया गया, उस इमरजेंसी वार्ड नंबर 5 में जो है वेंटिलेटर की अच्छी खासी सुविधा है। जब वेंटिलेटर की वहाँ पर अच्छी खासी सुविधा थी, जीवन रक्षक उपकरण वहाँ पर थे, तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया उससे पहले? क्यों वहाँ पर एसएनसीयू वार्ड में बच्चों को भर्ती कर दिया गया? और एसएनसीयू वार्ड जो है अपने आप में ये कह दिया जाए कि वो, अगर मैं कहूँ कि वो मौत का दरवाज़ा था तो गलत नहीं होगा। वो इसलिए राजेश, क्योंकि ये जो एसएनसीयू वार्ड है इसके 2 पार्ट है। एक पार्ट इसका पिछले हिस्से में है और एक पार्ट इसका अगले हिस्से में है। और इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि इसकी जो एंट्री और एग्जिट है वो एक ही रास्ते से है। आप एक ही रास्ते से जा सकते हैं अंदर, एक ही रास्ते से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे में जब ये हादसा हुआ और जो इसका पिछला पार्ट था, जो क्रिटिकल केयर यूनिट था, वहाँ पर धुएं का गुबार और आग की लपटें इतनी भीषण थी कि वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका और जो वहाँ पर नवजात एडमिट थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जबकि जो उसका बाहरी हिस्सा था, वहाँ पर जैसे जैसे धुएं का गुबार बढ़ना शुरू हुआ तो तभी वहाँ पर शीशे की खिड़कियों को तोड़कर बच्चों को निकालना शुरू किया गया था। तो लेकिन कुल मिलाकर अभी इतना ज़रूर है कि जो 12 बच्चे हैं उनके लिए ईश्वर से दुआ की जानी चाहिए, प्रार्थना की जानी चाहिए कि किसी के घर आंगन की जो किलकारी है, किसी के घर आंगन की जो खुशियाँ हैं वो बरकरार रहें और बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। राजेश, बहुत शुक्रिया मोहसिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस हादसे ने कई परिवारों की जिंदगियों में जो खुशियां थी उनको मातम में तब्दील कर दिया। कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों ने अभी आंखें भी नहीं ठीक से खोली थी, दुनिया को देखा भी नहीं था। दुनिया में आए थे दुनिया को देखने के लिए, लेकिन दुनिया देखने से पहले ही उनकी आंखें बंद हो गई। बेहद ये दुखद हादसा था जिसमें 10 नवजात छोटे छोटे मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई। जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप उठी और सिस्टम पे सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों थी। क्यों जब जिलाधिकारी पहुंचे उन्होंने यहाँ पे आखिर क्यों व्यवस्थाओं को नहीं देखा, मंत्री पहुंचते हैं तब क्यों नहीं देखा। तो सवाल न्यूज़ वन इंडिया के कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, पूछता है न्यूज़ वन इंडिया। और अब तक प्रशासन ने क्या किया? सबसे अहम सवाल तो यह है कि आखिर अब तक प्रशासन ने क्या किया है और अस्पताल में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, वो भी तब जब तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो कितने जिम्मेदारों पर अब तक कार्रवाई हुई, सवाल यह भी उठता है। और एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता आखिर क्यों था, जबकि अलग अलग होने चाहिए? तो अस्पताल में लगे फायर अलार्म सिस्टम क्यों नहीं बजे? अगर वो वक्त पे बज जाते तो शायद अलर्ट होके रेस्क्यू तेजी से चलाया जा सकता था, एक बड़े हादसे को टाला जा सकता था, उसमें जान का नुकसान कम किया जा सकता था। तो न्यूज़ वन इंडिया का सवाल यही है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है और कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई जिसमें 10 मासूमों की जलकर मौत हो गई। अब तक प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर आखिर किया तो किया क्या है? क्योंकि वही जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। रटे रटाए बयान दे दिए जाते हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, जिलाधिकारी हो या वो जिम्मेदार जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्थाओं को बेहतर करने का। कार्रवाई के नाम पे क्या होगा? 2-4 डॉक्टर इधर से उधर कर दिए जाएंगे, लेकिन वो परिवार क्या करें जिन्होंने अपनों को खो दिया? वो मां क्या करे जिसने 9 महीने तक बच्चे को कोख में रखा और उसने जब इस दुनिया में जन्म लिया, जब वो आया अभी ठीक से आंख भी नहीं खुली और उसकी आंखें पहले बंद हो गई। तो इस हादसे को लेकर सवाल कई हैं और सबसे बड़ी बात यह कि सबक कब लिया जाएगा? क्या अब इस हादसे से कोई सबक लेके ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह का हादसा ना हो, ऐसी तस्वीरें ना आए? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।